नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है बिकॉज एक्सपोर्ट प्रोसीजर में टोटल 17 पॉइंट्स हैं जो आपको सीक्वेंस में याद करने पड़ेंगे। हम एक एक करके सारे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट दैट इज रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। अब लेट्स से कि आप यूएस में बैठे हो, ठीक है, और आपको ऐसा एक स्क्रीन खरीदना है। यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन ट्यूशन क्लास और योर ऑनलाइन एजुकेशन, और आपको चाहिए ऐसी एक स्क्रीन। अब आपने यूएस में पता लगाया तो आपको पता चला कि यहाँ पे तो बहुत महंगी ये सब चीज़ें। तो आपने क्या सोचा? आपने सोचा हाँ, बैक इन माई होम कंट्री इन इंडिया ये सब चीज़ें थोड़ी सी सस्ती मिलती है। एग्जाम्पल लेते हैं खाली एक, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपको चाहिए था एक स्क्रीन, ठीक है, आपको चाहिए एक स्क्रीन। अब आपने क्या किया, यूएस में बैठे हो आप, ठीक है, और आपको मंगवाना इंडिया से। तो आप कांटेक्ट करोगे अलग अलग 5-6 अलग अलग जितने भी वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इन्हीं चीज़ों में डील करते हैं और एक्सपोर्ट करने को रेडी है, ठीक है। या तो आप क्या करोगे, आप न्यूज़पेपर में ऐड दे दोगे। आप क्या करोगे, एक ऐड दे दोगे कि मुझे ऐसे ऐसे टीवी चाहिए या फिर स्क्रीन चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, कितने साइज़ का चाहिए, एवरीथिंग यू विल गिव, ठीक है। दोनों ही केस में आपने क्या किया, आपने बता दिया कि आपको क्या चाहिए। अब मेरे जैसे कुछ एक्सपोर्टर्स होंगे जो इसी चीज़ में डील करते होंगे, तो हम आपको क्या करेंगे, हम आपको करेंगे कॉन्टैक्ट, ठीक है। हम आपको भेजेंगे अपना एक कोटेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। रिसिप्ट मतलब आना, मेरे पास में इंक्वायरी आई, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने आपको भेजा है कोटेशन, तो मैं आपको कोटेशन भेजूंगा कि सर अगर आप एक स्क्रीन लेते हो तो मैं आपको इतना प्राइस पे लगाऊंगा, अगर आप 2-3 स्क्रीन लेते हो तो मैं इतने प्राइस पे आपको लगा दूंगा, इतने टाइम में डिलीवरी दे सकता हूँ, ये फीचर्स है, इतनी वारंटी दे दूंगा मैं आपको, एटसेट्रा एटसेट्रा। सब कुछ जो मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में मेंशन कर सकता हूँ टू इम्प्रेस यू, वो मैं दे दूंगा आपको इस कोटेशन में। ये जो कोटेशन मैंने आपको भेजा है इसको बोलते हैं प्रोफोमा इनवॉइस, प्रोफोमा इनवॉइस, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसमें क्या हुआ, आप जो एक इंपोर्टर थे आपने भेजी है इंक्वायरी, तो मुझे क्या मिल गई, मुझे मिल गई इंक्वायरी कि आपको क्या चाहिए। अब आपके इंक्वायरी के हिसाब से हम 5-6 अलग अलग एक्सपोर्टर होंगे जो सेम चीज़ में डील करते होंगे, हम आपको अप्रोच करेंगे और आपको एक कोटेशन भेजेंगे। इस कोटेशन को क्या बोलते हैं, प्रोफोमा इनवॉइस, याद रखना। अब आप सबसे तो गुड्स नहीं मंगवाओगे, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस। तो अब आप क्या करोगे, आप हम सबके इन्वॉइसेस पढ़ोगे, प्रोफोमा इन्वॉइसेस यानी कोटेशन को आप रीड करोगे। फिर आप क्या करोगे, आप एक जन को फाइनल करोगे और उसके बाद में आप सेकेंड पॉइंट क्या करते हो, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट। यानी कि अब आप किसी एक जन को ऑर्डर दोगे कि भाई मुझे 100 इंच के 10 स्क्रीन चाहिए, 75 इंच के 3 स्क्रीन चाहिए, 50 इंच के 4 स्क्रीन चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप क्या दे रहे हो, आप एक फाइनल ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, ठीक है। इसी में आप क्वालिटी भी बता दोगे कि मुझे कलर स्क्रीन चाहिए, मुझे ब्लैक एंड वाइट चाहिए, मुझे इतनी वारंटी वाला चाहिए, ठीक है। आप सब कुछ मेंशन कर दोगे कि मुझे बिल इस नाम से चाहिए, इतने टाइम में डिलीवरी चाहिए, इतने टाइम की वारंटी चाहिए, इसी कंपनी की चीज़ चाहिए, एवरीथिंग यू विल मेंशन हियर, ठीक है। तो जब मुझे क्या मिला, मुझे मिला ऑर्डर, ठीक है। तो ये होता है सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, याद करो, सबसे पहले आपने मुझे एक इंक्वायरी भेजी थी, मैंने आपको कोटेशन भेजा था, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफोमा इनवॉइस। अब आपने हम सबके कोटेशन पढ़े, उसमें से कोई एक बंदा आपने सेलेक्ट कर लिया और आपने फाइनली दे दिया है ऑर्डर। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया आपका ऑर्डर, ठीक है। तो 2 पॉइंट अभी तक हमने पढ़ लिए। थर्ड पॉइंट क्या होता है, अब देखो आपका ऑर्डर मुझे मिला तो मैं कोई फटाफट ऐसे बनाना तो शुरू नहीं कर दूंगा। मैं सबसे पहले ये सोचूंगा कि भाई ये कौन सा बंदा है जो यूएस में बैठे बैठे 10 स्क्रीन का ऑर्डर दे रहा है, एक स्क्रीन 2 लाख रुपए की आती है, तो 10 स्क्रीन का टोटल बिल हो गया 20 लाख रुपए। क्या ये बंदा मुझे पेमेंट देने की नीयत भी रखता है, क्या ये मुझे पेमेंट दे सकता है, क्या इसकी इतनी हैसियत है कि ये मुझे पेमेंट देगा। मेरे दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे, बिकॉज चलो अगर कोई लोकल बंदा है तो उसके तो घर पे जाके मैं पैसे ले आऊँगा, बट आप तो बैठे यूएस में, मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, इतना खर्चा करूँगा, फिर आप मिलो नहीं मिलो, आई हैव नो आइडिया, ठीक है। तो मैं सोचूंगा, अब ये एक रिस्क होता है कि मुझे पेमेंट मिलेगा या मुझे पेमेंट नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी बिग रिस्क इन इंटरनेशनल बिजनेस। हमने पढ़ा था कि रिस्क ज़्यादा होता है इंटरनेशनल बिजनेस में। तो यहाँ से आता है हमारा थर्ड पॉइंट, एक्सेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दिनेस एंड सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले मैं इंपोर्टर यानी आपके बारे में मैं पता लगाऊंगा कि आपकी क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिक्योरिंग गारंटी फॉर पेमेंट। मैं क्या करूँगा, आपको बोलूँगा कि आप अपने लैंड या फिर अपने बीवी की जो ज्वेलरी है वो मुझे भेज दो।
ऑफ कोर्स नॉट। तो मैं मेरा पेमेंट सिक्योर कैसे करूंगा? LOC। अब ये LOC मतलब वो बॉर्डर वाला LOC नहीं है, दिस इज लेटर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, छोटा सा डिस्कशन करते हैं। जो इंपोर्टर होता है ना, यानी आपकी बैंक, ठीक है, मुझे एक गारंटी देगी एक सर्टेन अमाउंट की, कि अगर मेरा जो क्लाइंट है यानी अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते तो आपकी बैंक मुझे गारंटी दे रही है कि द बैंक विल पे मी मनी। ये होता है लेटर ऑफ क्रेडिट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों करेगी बैंक ऐसा? ठीक है, क्या हर किसी के लिए कर देती है? तो ऑफ कोर्स नॉट। आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अगर अच्छी होगी, अगर आप बहुत पुराने क्लाइंट हो बैंक के, तो ही बैंक आपको ये फैसिलिटी देगी। समझ में आया? तो थर्ड पॉइंट में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले तो ये सोचा कि क्या मेरा पेमेंट आएगा, अटक तो नहीं जाएगा कहीं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला कि भाई मुझे आप दे दो एक लेटर ऑफ क्रेडिट। 3 पॉइंट हुए अभी तक। पहला पॉइंट, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। कोटेशन को हम लोग प्रोफोमा इनवॉइस भी कहते हैं। सेकेंड, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट। थर्ड, एक्सेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग द पेमेंट। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, दैट इज ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। ये भी बहुत जरूरी है। हो सकता है आपके पास में पहले से हो। अगर आपके पास में पहले से एक्सपोर्ट लाइसेंस है तो आपको बार बार एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। बट हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि मैं जो आपको ये स्क्रीन भेजने वाला हूं, मेरे पास में एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं है, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ वेरी ऑब्वियस। ठीक है, मैंने टीवी भी बनाने, स्क्रीन वगैरह बनाने शुरू कर दी है और फिर मुझे एक्सपोर्ट लाइसेंस ही नहीं मिला, तो ये तो कोई खरीदेगा भी नहीं, क्योंकि ये आपने स्पेसिफिकली बनवाए हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो शायद ये लोकल मार्केट में सेल भी नहीं हो मेरे से। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब एक्सपोर्ट लाइसेंस ड्राइविंग लाइसेंस जितना आसान नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू गेट एन एक्सपोर्ट लाइसेंस। कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप टू गेट एक्सपोर्ट लाइसेंस इज टू ओपन अ बैंक अकाउंट विथ अ बैंक दैट इज ऑथोराइज्ड बाई RBI या फिर दैट इज गवर्न्ड बाई RBI। कोई भी हो सकती है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, एनी बैंक विल वर्क, बट वो बैंक RBI से ऑथोराइज्ड होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या है, ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विथ अ बैंक दैट इज ऑथोराइज्ड बाई RBI एंड गेटिंग अकाउंट नंबर। ऑब्वियसली अब अगर जब आप अकाउंट खोलोगे तो आपको एक नंबर तो मिलेगा ही ना, अकाउंट नंबर। ठीक है, सेकेंड, ऑब्टेनिंग IEC नंबर। ये जो IEC है, IEC का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना है आपको एक। अब ये भी इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, ये भी इतना आसान नहीं होता, ऐसा मत समझना कि बैंक अकाउंट खुलवाने जितना आसान काम है। करना क्या है, देखो, ऑब्टेनिंग IEC नंबर दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड फ्रॉम द डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। ये DGFT, ये नाम याद रखना, 1 मार्क में आपको पूछ सकते हैं कि DGFT का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या है, डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। ठीक है, या फिर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये 2 ही जन होते हैं जो आपको एक IEC कोड दे सकते हैं, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड दे सकते हैं। जनरली हम लोग DGFT के पास में जाते हैं। ठीक है, इन जनरल वे, इन जनरल केसेस वी गो टू DGFT, फुल फॉर्म डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक बैंक अकाउंट खुलवाया, फिर हमने क्या लिया, IEC दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लिया हमने एक। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे RCMC। ठीक है, RCMC कोई जगह नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट अ प्लेस जहां पे आप जाओगे, आप लोगे RCMC दैट इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये आपको ऑब्टेन करना है। RCMC, इसका भी फुल फॉर्म आप याद रख लो, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। यानी कि जितने भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, उनके पास में ये एक मेंबरशिप होना चाहिए। क्वेश्चन होता है क्यों? देखो, बहुत सारे अलग अलग एक्सपोर्ट काउंसिल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एक्सपोर्ट काउंसिल्स होते हैं। जो भी एक्सपोर्टर होता है ना, उसके पास में कोई एक काउंसिल का मेंबरशिप होना चाहिए। सिंपल सा रीज़न ये होता है कि गवर्नमेंट जो होती है ना, वो काफ़ी बार एक्सपोर्ट्स करने के लिए बहुत सारे सब्सिडीज़ या फिर इंसेंटिव्स देती है। तो ये इंसेंटिव्स अवेल करने के लिए, यानी इन इंसेंटिव्स का फ़ायदा लेने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है विद एनी एक्सपोर्ट काउंसिल। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या देखा, आपको क्या ऑब्टेन करना है, RCMC दैट इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट, रजिस्ट्रेशन विथ ECGC दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन।
अब इनका काम क्या होता है? अभी तक हमने क्या क्या देखा? बैंक अकाउंट खुलवाना, फिर हमने क्या देखा? हमने देखा आईईसी लेना, दैट इज इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। किससे लेंगे? डीजीएफटी, दैट इज डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड, या फिर रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी से। थर्ड आरसीएमसी, रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। फोर्थ एक नया नाम आ गया, रजिस्ट्रेशन विद ईसीजीसी, दैट इज एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन केस आपका पेमेंट कहीं पे अटक जाता है, ठीक है? तो ये जो पूरा काउंसिल होती है ना, ये आपकी हेल्प करती है। ये काउंसिल के साथ में रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपका पेमेंट थोड़ा सा सिक्योर रहे, ठीक है? क्या नाम था? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कोऑपरेशन, ठीक है? समझ में आ गया? ये था हमारा एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना। अभी तक 4 स्टेप पढ़े हमने, कौन से थे? सबसे पहला रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। ये जो कोटेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोफोमा इनवॉइस। सेकेंड पॉइंट क्या था हमारा? रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट। थर्ड एक्सेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग द पेमेंट। एंड फोर्थ ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, ठीक है? फिफ्थ पॉइंट में आप क्या करोगे? ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। बहुत छोटा सा पॉइंट है। अब जैसे आपको ऑर्डर भी मिल गया, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी मिल गया आपका, यानी आपके पास में आपका लाइसेंस है। अब आप क्या करोगे? माल बनाओगे, यानी जो गुड्स का ऑर्डर मिला है वो बनाना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा। तो हम क्या करेंगे? अब हम वो पैसा अरेंज करेंगे जिससे हम ये गुड्स बनाने वाले हैं। अब ये कैसे भी हो सकते हैं, आप चाहो तो बैंक से लोन ले लो, एनीथिंग विल वर्क। घर से पैसा लगा दो, दैट विल ऑल्सो वर्क, ठीक है? फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या करना है? प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब क्या वेट है? पैसा भी आ गया, अब तो सीधा गुड्स बनाने हैं। तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप प्रोड्यूस कर लो गुड्स को, यानी एक फैक्ट्री डाल लो और ये गुड्स बना दो, ये जो स्क्रीन चाहिए इतनी बड़ी ये बना दो। सेकंड क्या होता है? प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट का मतलब आप नहीं बना सकते, कोई बात नहीं, आप सस्ते में कहीं और से खरीद लो और बेच दो, आगे एक्सपोर्ट कर दो। दोनों में से कुछ भी चलेगा भाई। एक्सपोर्ट, वो जो इंपोर्टर है यानी आप हो, आपको तो स्क्रीन से मतलब है ना, मैं बनाऊं कि नहीं बनाऊं। तो 2 केस क्या हो सकते हैं? या तो मैं खुद बना दूं, या तो फिर मैं किसी और से बनवा के आपको बेच दूं, ठीक है? तो अभी तक क्या क्या देखा? रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड ऑर्डर ऑफ एंड सेंडिंग कोटेशन। ये जो कोटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोफोमा इनवॉइस। पहला क्या था? रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। दूसरा रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर एंड इंटेंट। थर्ड एक्सेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग द पेमेंट। फोर्थ ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। फिफ्थ ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। एंड सिक्स्थ प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। 17 में से 6 पॉइंट्स तो हमारे हो गए। ऐसे ही एक एक करते हुए जाएंगे तो हमको याद भी रह जाएगा, ठीक है? अभी तक कौन से हो गए? सबसे पहला था रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग द कोटेशन। अभी जो कोटेशन मैंने आपको भेजा है इसको हम बोलते हैं प्रोफोमा इनवॉइस। सेकेंड होता है रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। अब थर्ड होता है एक्सेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग द पेमेंट। फोर्थ होता है ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। फिफ्थ होता है हमारा ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। एंड सिक्स्थ होता है हमारा प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब आपने गुड्स बना दिए तो 7th पॉइंट क्या होगा? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। देखो एक सिंपल सी आपको मैं बात समझाता हूं। जब भी मैं आपको एक्सपोर्ट कर रहा हूं इस केस में, ठीक है, अगर मैंने आपको गुड्स भेजे और वो सारे के सारे स्क्रीन्स डिफेक्टिव निकले तो आपके दिमाग में एक नोशन, एक थॉट अपने आप डिफॉल्ट सेट हो जाएगा कि भैया इंडिया के साथ में तो कभी भी ट्रेड नहीं करना है, इंडिया के सारे लोग झूठे हैं, उनके साथ में ट्रेड करना ही नहीं है कभी भी, ठीक है? अब ये चीज़ गवर्नमेंट को भी पता है कि अगर एक्सपोर्ट में खराब माल गया तो पूरी की पूरी कंट्री की इज्जत दांव पे लग जाती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बनाई है एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट दैट ऑफ 1963। कौन सा एक्ट है? एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट 1963, इंस्पेक्शन एक्ट 1963, ठीक है? इसके अंडर में गवर्नमेंट ने बनाई है कुछ EIAs, दैट इज एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी, ठीक है? एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज बनाई है गवर्नमेंट ने। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है वो गुड्स को इंस्पेक्ट करना जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं, ठीक है? ऐसे गुड्स का इंस्पेक्शन करना जो एक्सपोर्ट होने वाले हैं, ठीक है? अब आप बोलोगे सर इसमें तो बहुत मगजमारी होगी, गवर्नमेंट के लोग आएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, छापा मारेंगे, रेड मारेंगे। नहीं, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। जितने भी लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, वो सामने से बुलाते हैं इनको,
है ना, वो सामने से बुलाते हैं एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज को। क्यों बुलाते हैं? क्योंकि जब तक ये लोग गुड्स को इंस्पेक्ट नहीं करेंगे ना, आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, और जब तक आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तब तक आप गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट एक्सपोर्ट एजेंसीज बनाती है, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज। कौन से एक्ट के अंडर में? एक्सपोर्ट क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट ऑफ 1963। इसके अंडर में गवर्नमेंट ने EIAs बनाई है कुछ, जो आपके गुड्स को इंस्पेक्ट करेगी और अगर उनकी क्वालिटी सही है तो टिक मार्क करके आपको दे देगी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। अब क्वेश्चन ये कि सारे एक्सपोर्ट एजेंसीज को कराना पड़ता है, ये सारे के सारे फर्म जो एक्सपोर्ट करने वाले सबको चाहिए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट? नहीं, कहीं कहीं पे एग्जेम्पशन है। जैसे कि आप बात करोगे हमारी SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, वहाँ पे सेटअप जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको ये इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो स्टार ट्रेडर्स होते हैं, स्टार ट्रेडर्स मतलब जो बड़ी बड़ी नामी कंपनीज है, इनको भी नहीं चाहिए इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, बाकी सब लोगों को चाहिए एक इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट। अब 8th पॉइंट, दैट इज एक्साइज क्लियरेंस। सिंपल सा पॉइंट है। एक्साइज का मतलब हम सबको पता है टैक्स होता है, बट कौन सा टैक्स होता है ये समझा देता हूं आपको। जब भी कोई भी फर्म या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई चीज मैन्युफैक्चर करती है ना, तो वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करती है। अब गवर्नमेंट बोलती है अगर आप सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो तो सोसाइटी यानी गवर्नमेंट का भी कुछ इनकम पे हक बनता है, तो गवर्नमेंट लेती है आपसे एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है? आपको सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है कि मैंने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी है। ठीक है, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया है, सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट। इसके अंडर में गवर्नमेंट ये बोलती है कि जब तक आपको एक्साइज क्लियरेंस का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सिंपल। देखो, आपको एक्साइज सर्टिफिकेट कौन देगा? एक्साइज कमिश्नर इन द रीजन, यानी जो भी एक्साइज कमिश्नर है उस रीजन में जिसमें आप ऑपरेट करते हो, उस कमिश्नर के पास में आपको जाना है। एक्साइज कमिश्नर के पास में आपको बताना है कि सर मैंने मेरा ड्यूटी पे कर दी है या फिर मैं मेरी ड्यूटी पे करना चाहता हूं, आप मुझे सर्टिफिकेट दे दो। अगर वो कमिश्नर को सब कुछ सही लगता है तो वो आपको दे देंगे आपका एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अब काफ़ी केस में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, उनको एक्साइज रिटर्न भी मिलती है, यानी आपने पे कर दिया, कुछ टाइम के बाद में गवर्नमेंट आपको रिफंड भी दे देगी। ऐसा क्यों करती है गवर्नमेंट? ताकि लोग एनकरेज हों एक्सपोर्ट करने के लिए। तो क्या जितने भी लोग एक्सपोर्ट करते हैं सबको उनका एक्साइज ड्यूटी वापस मिलता है? नहीं, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या फिर कुछ पर्टिकुलर कंपनीज ऐसी है जिनको गवर्नमेंट ने ये छूट दे रखी है। ठीक है, कि आप एक्साइज ड्यूटी पे करो, कुछ टाइम के बाद में आपको वापस मिल जाएगा। किससे मिलेगा आपको अपना एक्साइज क्लियरेंस? एक्साइज कमिश्नर इन द रीजन। ठीक है, ये था 8th पॉइंट। फटाफट देखते हैं 8 पॉइंट्स कौन से हुए। पहला, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन, यानी कि प्रोफोमा इनवॉइस, बार बार बोल रहा हूं भूलना मत। सेकंड, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। थर्ड, एक्सेसिंग इंपोर्टर्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड सिक्योरिंग द पेमेंट। फोर्थ, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। फिफ्थ, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। सिक्स्थ, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। सेवेंथ, अब सेवेंथ आप क्या करोगे? प्री इंस्पेक्शन। ठीक है, प्री इंस्पेक्शन कराओगे आप, प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। एंड 8th इज एक्साइज क्लियरेंस। 9th पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ये भी बहुत सिंपल सा पॉइंट है। काफ़ी कंट्री की गवर्नमेंट जो होती है ना, लेट्स से कि यूएस गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, तो यूएस गवर्नमेंट, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम खाली, यूएस गवर्नमेंट ने ऐसा बोला कि इंडिया से जो भी गुड्स आएंगे ना उसके ऊपर हम इंपोर्ट ड्यूटी कम लेंगे या फिर हम कुछ इंसेंटिव देंगे इंपोर्टर्स को। ठीक है, तो क्या हुआ अचानक से? यूएस के लोगों में इंडिया से गुड्स मंगाने की जो इच्छा थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, जैसे आप में हुई कि मैं इंडिया से ही स्क्रीन मंगाऊंगा, लेकिन उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है। वो ज़रूरी क्या है? कि मुझे आपको ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई ये जो स्क्रीन है ये इंडिया से ही आ रही है। ये प्रूव करना तो जरूरी है ना, कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ तो मांगती है। तो वो प्रूफ कैसे मिलता है? बाय सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, यानी ये गुड्स कहाँ पे बने हैं या फिर कहाँ से आए हैं। अब ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? ये हमको मिलेगा ट्रेड काउंसलेट से। अब ये ट्रेड काउंसलेट कौन होता है? ट्रेड काउंसलेट एम्बेसी जैसा ही होता है। जैसे हर कंट्री की एक एम्बेसी है इंडिया में। कहाँ पे है? दिल्ली में है। जनरली जो एम्बेसीज होती है ना वो पूरे कंट्री के कैपिटल में होती है। हमारा कैपिटल कौन सा है? दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो जैसे जर्मन एम्बेसी है या अमेरिकन एम्बेसी है या फिर जापान की एम्बेसी है, वो सब दिल्ली में होगी। और एक चीज़ और याद रखना, एम्बेसी हमेशा एक ही होती है।
हर कंट्री की एक ही एम्बेसी होती है, वैसा सा ही होता है हमारा ट्रेड काउंसलेट। आपके दिमाग में आया होगा ना सर, ट्रेड काउंसलेट की बात करते करते आप कहाँ एम्बेसी पे पहुँच गए। तो एम्बेसी के जैसा ही होता है हमारा ट्रेड काउंसलेट, ठीक है। फ़र्क क्या होता है, एम्बेसी सिर्फ एक होती है, ट्रेड काउंसलेट मल्टीपल भी हो सकते हैं कोई भी कंट्री में। दूसरा फ़र्क क्या होता है, जो एम्बेसी होती है वो जनरली कंट्री के कैपिटल में होती है, जबकि ट्रेड काउंसलेट कोई भी स्टेट में हो सकता है और कितने भी हो सकते हैं। सिंपल। तो लेट्स से कि मुझे अगर यूएस में गुड्स भेजना है तो मुझे कौन से ट्रेड काउंसलेट से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, यूएस के ट्रेड काउंसलेट से। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा यूएस के ट्रेड काउंसलेट के पास में, मैं बोलूंगा देखो सर गुड्स ये पड़े हैं आपके सामने, आप प्लीज़ मुझे एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे दो कि ये गुड्स इंडिया से आए हैं। अगर ये ट्रेड काउंसलेट को लगता है कि हाँ भाई ये बंदा जेन्यून है तो वो क्या करेगा, आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दे देगा। सिंपल। फिर 10th पॉइंट क्या होता है, रिजर्वेशन ऑफ द शिपिंग स्पेस। अब अगर हमको गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं तो दो ही तरीके से आप कर सकते हो, या तो वाटरवेज या तो एयरवेज, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास में, है ना। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मुझे कितनी स्पेस की ज़रूरत है, मुझे क्या ज़रूरत है, तो आप जाओगे, ठीक है। आप किसके पास में जाओगे, जो भी पर्सन है, अगर आपको एयरवेज में जाना है तो आप एयरवेज में जाओगे, अगर आपको शिप से भेजना है तो आप वाटरवेज के कोई पर्सन से मिलने के लिए जाओगे। आप क्या बोलोगे, वो शिप या फिर फ्लाइट इंचार्ज को आप बताओगे कि मुझे इतनी इतनी स्पेस चाहिएगी। अब आपको आइडिया तो है ना, ठीक है, मैं एक्सपोर्टर हूँ इस केस में, तो मुझे आइडिया है कि अगर आपने 100 स्क्रीन्स मंगाई है, ठीक है, या फिर 10 स्क्रीन्स मंगाई है, जितनी भी आपने मंगाई है, तो उसको कितनी स्पेस चाहिए एक पर्टिकुलर एरिया में। मैं बोलूँगा कि प्लीज़ कोने में मत रखना क्योंकि ये पेरिशेबल आइटम है, थोड़ा भी पानी लग गया तो गुड्स ख़राब हो जाएंगे। तो मैं ऐसे सब बता के अपने लिए एक स्पेस, कौन सी स्पेस, शिपिंग स्पेस को रिजर्व करा दूंगा। सिंपल है, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, कुछ फीस देनी पड़ेगी, वो मैं दे दूंगा, ठीक है। ये 10th पॉइंट था। अभी तक 17 में से 10 पॉइंट्स तो खत्म भी हो गए। कितने सिंपल है, देखो एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन यानी कि प्रोफोमा इनवॉइस। सेकंड रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर, आप मुझे फाइनल ऑर्डर दोगे, फिर मैं क्या करूंगा, आई विल एक्सेस योर क्रेडिट वर्दीनेस। तो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, एक्सेसिंग क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इंपोर्टर एंड सिक्योरिंग द पेमेंट। फोर्थ, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, मुझे लाइसेंस चाहिए। फिफ्थ में क्या करूंगा, आई विल ऑब्टेन प्री शिपमेंट फाइनेंस। सिक्स्थ पॉइंट विल बी प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब गुड्स बन गए तो उसके बाद में इंस्पेक्शन, फिर इंस्पेक्शन के बाद में मुझे क्या करना है, बताओ, सोचो। इंस्पेक्शन के बाद में मैं क्या करूंगा, मुझे इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट तो मिल गया, नाउ आई विल गो फॉर माय एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट, है ना। एक्साइज क्लियरेंस के बाद में मुझे क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लेना है, और उसके बाद में मुझे क्या करना है, 10th पॉइंट में मुझे रिजर्व करनी है मेरे लिए शिपिंग स्पेस। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। सिंपल सी बात है ना, इतने सारे स्क्रीन्स आपने अगर बनवाए हैं तो मुझे पैक तो करने पड़ेंगे। पैकिंग कैसी होनी चाहिए, सबसे पहली चीज़ तो सेफ होनी चाहिए। अगर इतना पेरिशेबल आइटम मैं आपको भेज रहा हूं तो इसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए, बहुत सेफ होनी चाहिए, जिससे प्रोडक्ट हार्म नहीं हो, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ मुझे सोचनी पड़ती है कि आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट थी। हो सकता है कि आपने बोला हो कि डब्बे के ऊपर कंपनी का लोगो होना चाहिए, तो मुझे वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। पैकेजिंग का मेन पर्पस क्या होता है, हमें ये बात पता है। पैकेजिंग का मेन पर्पस होता है टू सेव और टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, ठीक है। तो पैकेजिंग मैं क्यों करूंगा, सो दैट आई कैन प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट, और साथ साथ में मुझे ये भी ध्यान रखना है कि आपने क्या क्या मेंशन करने के लिए बोला है इन द पैकेजिंग। सिंपल। 11 पॉइंट्स हो गए हमारे। 12th पॉइंट कौन सा है, इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स। सिंपल लॉजिक है, मुझे भी तो एक डर है ना, और आपको भी डर है कि गुड्स शायद खराब हो जाएंगे रास्ते में। अभी आपको तो डर नहीं है क्योंकि आपके पास में गुड्स अभी तक पहुंचे नहीं है। जब आपके पास में गुड्स आएंगे तब आपका बैंक मुझे पेमेंट देगा ना, तो यू आर रिस्क फ्री। तो रिस्क किसका है, मेरा है। क्यों, मैंने तो गुड्स बना दिए, मेरे पैसे तो लग गए, मैंने लेबर को पे कर दिया, रॉ मटेरियल के पे कर दिया। तो अब मेरे को डर है कि अगर गुड्स रास्ते में ख़राब हो गए तो मेरे पैसे तो डूब जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा इंश्योरेंस। क्यों लूँगा, इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क। रिस्क तो है ना, रास्ते में ख़राब हो गए तो, चोरी हो गए तो, है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा एक इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस से क्या होगा, मेरा जो रिस्क है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। इन केस अगर मेरे गुड्स खराब हो जाते हैं, डूब जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पूरा पैसा वापस करेगी। कितने पॉइंट हो गए, 12 पॉइंट्स हो गए। रिवाइज करते हैं एक बार। फर्स्ट, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग द कोटेशन यानी प्रोफोमा इनवॉइस। सेकंड, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर।
ठीक है, ऑर्डर और इंटेंड। थर्ड, एक्सेसिंग द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ इंपोर्टर एंड सिक्योरिंग द पेमेंट। फोर्थ, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। फिफ्थ, ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। सिक्स्थ, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। सेवेंथ, अब आपने प्रोड्यूस कर दिया यानी अब आप कराओगे इंस्पेक्शन। फिर एट्थ, एक्साइज क्लियरेंस सर्टिफिकेट। नाइन्थ क्या कराओगे आपने एक्साइज क्लियरेंस कर दिया तो नाउ यू विल ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, टेंथ आप क्या कराओगे, रिजर्वेशन ऑफ द शिपिंग स्पेस। 11th, अब आपने रिजर्वेशन तो करा दिया अपना शिपिंग स्पेस का, नाउ यू विल पैक एंड फॉरवर्ड। एंड 12th इज इंश्योरेंस ऑफ गुड्स। अब 13th क्या है हमारा, 13th इज कस्टम क्लियरेंस। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसमें बहुत सारे टर्म्स आएंगे आपके पास में। सबसे पहले कस्टम का मतलब समझ लो। कस्टम का मतलब भी एक ड्यूटी होती है, ठीक है, कस्टम ड्यूटी जो हम लोग पे करते हैं, ठीक है। अब कस्टम क्लियरेंस के अंडर में थोड़ा सा रीड करते हैं हम लोग। शिपिंग बिल, सबसे पहले ये वर्ड समझो, शिपिंग बिल क्या होता है। शिपिंग बिल, shipping bill contains particular of the goods being exported, the name of the vessel, the port at which the goods are to be discharged, country of final destination, exporter's name at the address etc. बेसिकली अभी हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने शिप में एक स्पेस रिजर्व करी थी, हमने पढ़ा था ये, है ना। अब फाइनली हमको गुड्स को भेज देना है, दैट इज हमको चाहिए एक शिपिंग बिल। शिपिंग बिल में क्या क्या होता है हमारे पास में, याद करो, देखो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ें होती है कि हम कौन से गुड्स भेज रहे हैं, द पर्टिकुलर्स ऑफ द गुड्स बीइंग एक्सपोर्टेड, फिर नेम ऑफ द वेसल, कौन से शिप से जा रहा है वो भी लिखा होता है, द पोर्ट एट विच द गुड्स आर टू बी डिस्चार्ज, कौन से पोर्ट्स पे गुड्स को फाइनली डिलीवर करना है, कंट्री ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन, कौन सी कंट्री में भेज रहे हो आप, एक्सपोर्टर्स नेम, कौन भेज रहा है, मैं भेज रहा था आपको, एंड माई एड्रेस। ठीक है, 5 copies of the shipping bill along with the following documents are then submitted to the custom appraiser at the custom house. ये कस्टम अप्रेजर को देना होता है जो कस्टम हाउस में होता है। इसकी 5 कॉपी और साथ साथ में क्या चाहिए, एक्सपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट और द एक्सपोर्ट ऑर्डर, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, जहां पे जरूरी है वहां पे मैंने आपको बताया था सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन हर जगह पे जरूरी नहीं होता है, और मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब, और साथ में शिपिंग बिल की 5 कॉपीज आपको किसको सबमिट करनी है, देखो लिखा हुआ है कस्टम अप्रेजर को, जो कि कस्टम हाउस में होता है। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके सही निकलते हैं ना तो आपको मिल जाता है आपका कार्टिंग ऑर्डर। ठीक है, After submission of these documents, the superintendent of the correspondent port trust is approached for obtaining the carting order. अब क्वेश्चन है कि ये कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है। समझो कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब होता है गुड्स को बोल देना कि बेसिकली आपने गुड्स का शिपिंग बिल बना दिया है, ठीक है, आपने गुड्स हैंड ओवर कर दिए हैं पोर्ट का जो भी मैनेजर है उसको, अब ये बनाते हैं कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, मैं, ठीक है, एक्सपोर्टर, मैं अपने हाथों से तो गुड्स रख के आऊँगा नहीं अंदर, मेरे को डॉक के अंदर जाने की परमिशन नहीं होती है, तो एक कार्टिंग ऑर्डर इशू किया जाता है। कार्टिंग ऑर्डर के हिसाब से जितने भी वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, उनको बोल दिया जाता है कि भाई आप ये गुड्स को उठा के शिप में रख दो, मतलब लोड कर दो, इसको बोलते हैं कार्टिंग ऑर्डर। ठीक है, Since the exporter cannot make himself or herself available at the time of performing all these formalities, these tasks are entrusted to an agent. कौन एजेंट होता है, referred to as clearing and forwarding agent, CNF एजेंट। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे हमने बहुत सारे नाम पढ़े। हमने सबसे पहले शिपिंग बिल पढ़ा कि शिपिंग बिल क्या होता है, फिर हमने देखा कार्टिंग ऑर्डर क्या होता है, फिर हमने CNF एजेंट के बारे में जाना। ये पॉइंट कौन सा था, कस्टम क्लियरेंस। कस्टम क्लियरेंस कैसे मिलेगा, सबसे पहले आपको एक शिपिंग बिल बनवाना है, शिपिंग बिल में सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, आपका नाम, आपका एड्रेस, कौन से गुड्स भेज रहे, किसको भेज रहे हो, क्या फाइनल डेस्टिनेशन है, वेसल का नाम क्या है, फाइनल कंट्री क्या है जहाँ पे आपको गुड्स उतारने हैं, वो सब कुछ देना है। ठीक है, शिपिंग बिल के साथ साथ में आपको और बहुत सारी चीज़ें देनी है, जैसे कि लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ इंस्पेक्शन, मरीन पॉलिसी एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब आप जब दोगे तो आपको मिलेगा कार्टिंग ऑर्डर। कार्टिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्टिंग द वर्कर्स एट डॉक टू लोड द गुड्स। ठीक है, कि आप गुड्स को लोड करवा दो। अब ये सब मैं यानी कि एक्सपोर्टर अपने हाथों से नहीं कर सकता हूँ, तो मैं किसको हायर करता हूँ, मैं एक पर्सन को हायर करता हूँ या फिर एक एजेंट को हायर करता हूँ जिसका नाम क्या होता है, CNF एजेंट, यानी क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। ये हो गया हमारा कस्टम क्लियरेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारा, ऑब्टेनिंग मेट्स रिसिप्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
कैप्टन ऑफ द शिप इशूज मेट्स रिसिप्ट टू द पोर्ट सुपरिटेंडेंट। मेट्स रिसिप्ट का मतलब क्या होता है कि ये सारी चीज़ें हमने एक्सेप्ट करी, इतने गुड्स थे हमारे पास में, ये गुड्स हमने एक्सेप्ट किए हैं। तो कैप्टन ऑफ द शिप इशूज मेट्स रिसिप्ट टू द पोर्ट सुपरिटेंडेंट, यानी ये गुड्स आए हैं हमारे पास में जो हमको डिलीवर करने हैं आगे। ये मेट्स रिसिप्ट कौन इशू करता है? कैप्टन ऑफ द शिप। किसको इशू करता है? पोर्ट सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट का मतलब क्या होता है? बेसिकली पोर्ट का जो ध्यान रखता है या फिर पोर्ट पे जो वर्कर्स काम करते हैं उनका जो ध्यान रखता है वो, ठीक है। द पोर्ट सुपरिटेंडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ पोर्ट ड्यूज हैंड्स ओवर द मेट्स रिसिप्ट टू द सीएनएफ एजेंट। अब क्या लिखा हुआ है? पोर्ट सुपरिटेंडेंट ये किसको दे देगा? आगे सीएनएफ एजेंट को देगा। कब देगा? देखो, ऑन रिसिप्ट ऑफ द पोर्ट ड्यूज, यानी पोर्ट के जितने भी चार्जेस होते हैं वो जैसे ही मैं क्लियर कर दूंगा उसके बाद में ये जो मेट्स रिसिप्ट है किसके पास में चली जाएगी? ये चली जाती है मेरे सीएनएफ एजेंट के पास में, ठीक है। मेट्स रिसिप्ट का मतलब क्या हो गया? बेसिकली एक्सेप्ट किए गए हैं मेरे गुड्स, ठीक है, मेरे गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं, ये होता है मेट्स रिसिप्ट। मैंने इतने इतने गुड्स दिए थे, इतना वजन था, यहाँ पे पहुँचाने थे, ये सब चीज़ें कैप्टन ऑफ द शिप ने इशू कर लिया या फिर एक्सेप्ट कर लिए। अब कैप्टन ऑफ द शिप ये मेट्स रिसिप्ट किसको देगा? पोर्ट सुपरिटेंडेंट को। पोर्ट सुपरिटेंडेंट ये रिसिप्ट किसको देगा? आगे मेरे क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को। कब देगा? जब पोर्ट के जितने भी बिल थे या फिर ड्यूज थे वो क्लियर हो जाएंगे। फिर ये 14 पॉइंट। फिर 15 पॉइंट कौन सा होता है? पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल ऑफ लीडिंग, ठीक है। देखो, जो मेट्स रिसिप्ट थी ना, मेट्स रिसिप्ट चली जाएगी या तो बिल ऑफ लीडिंग या तो फिर एयरवे बिल। समझाता हूं आपको क्या होता है। अब देखो, मेट्स रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बता दिया कि गुड्स एक्सेप्ट कर लिए गए, गुड्स के वजन, कितनी क्वांटिटी थी, कहाँ पहुंचाना, ये सब कुछ मेट्स रिसिप्ट में लिखा होता है। अब ये जो मेट्स रिसिप्ट होता है ना, ये जाता है हमारे फ्रेट कंपनी के पास में, ठीक है। देखो, पोर्ट और जो शिप है उन दोनों के मालिक अलग होते हैं, ठीक है। पोर्ट पे जो लोग काम करते हैं वो शिप के ओनर नहीं होते हैं, ठीक है। जो मेट्स रिसिप्ट है ना, ये मेरे को पोर्ट सुपरिटेंडेंट ने या फिर कैप्टन ऑफ द शिप ने दी थी। अब ये मेट्स रिसिप्ट जाती किसके पास में है? जो शिप है उस कंपनी के पास में, ठीक है, वो कंपनी के पास में जिसकी शिप में मेरे गुड्स जाने वाले हैं। क्यों जाती है मेट्स रिसिप्ट उसके पास में? ताकि वो सब चीज़ें देखता है, अच्छा इतने सामान है, इतना वजन है, इस कंट्री में पहुंचाना है, उसके हिसाब से ये मुझे देता है फ्रेट बिल। फ्रेट का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, तो ये मुझे क्या भेजेगा? ट्रांसपोर्टेशन बिल। समझे आप? मेट्स रिसिप्ट किसके पास में जाती है? मेट्स रिसिप्ट जाती है हमारे फ्रेट कंपनी के पास में, जो मुझे देता है फ्रेट बिल, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल ऑफ लीडिंग। क्लियर? मेट्स रिसिप्ट जाती है फ्रेट कंपनी के पास में, वो उस मेट्स रिसिप्ट को पढ़ के मेरा बिल बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेट बिल, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिल ऑफ लीडिंग। ये हो गई शिप की बात। अगर एयरप्लेन से जा रहा है हमारा तो वो वापस जाएगी शिपिंग कंपनी के पास में और बिल ऑफ लीडिंग की जगह पे मेरे को मिलेगा मेरा एयरवे बिल। सिंपल है। दोनों ही केस में, अगर शिप से जा रही है तो मुझे मिलेगा बिल ऑफ लीडिंग, और अगर प्लेन से जा रही है तो मुझे मिलेगा एयरवे बिल। दोनों ही केस में मुझे ये फ्रेट बिल को पे करना है। नेक्स्ट कौन सा होता है? 16th होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस। अब मेरा काम क्या है? मैंने सारे काम कर दिए मैंने कस्टम क्लियर कर दिया, एक्साइज ड्यूटी पे कर दी है मेरी, ठीक है, मैंने मेरा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ला के दे दिया है, मेट्स रिसिप्ट, एयरवे बिल, बिल ऑफ लीडिंग, जो पे करना था एवरीथिंग आई हैव डन। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं बनाऊँगा आपका इनवॉइस, ठीक है। मैं क्या करूँगा? मैं आपका इनवॉइस बनाऊँगा जिसमें मैं लिखूँगा भैया इतना इतना सामान मैं भेज रहा हूँ, ये मेरा बिल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको बनाऊंगा। मेरा जो सीएनएफ एजेंट है ना, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, वो कस्टम से जाके भी साइन करा देगा, क्योंकि आपको ये बिल जब दिखाओगे आप तो आपको भी कस्टम में क्लियरेंस कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा सीएनएफ एजेंट मेरा बिल कस्टम में जाके भी क्लियर करा लाएगा। अब बेसिकली मेरा काम हो गया है। अब मेरा सिर्फ एक काम बचा है, एंड दैट इज मेरा पेमेंट, सिक्योरिंग द पेमेंट। मेरा बेस्ट काम है ये, मुझे पेमेंट सिक्योर करना है। मैंने सारा काम कर दिया, आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई वर्क। 16 पॉइंट्स देख लिए अभी तक हमने, ठीक है। 16 पॉइंट कौन से थे? रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग द कोटेशन, कोटेशन मतलब प्रोफोमा इनवॉइस। सेकेंड पॉइंट, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर और इंटेंट। थर्ड, एक्सेसिंग द इम्पोर्टर्स क्रेडिट वर्दिनेस एंड सिक्योरिंग द पेमेंट। फोर्थ, ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। फिफ्थ क्या था? ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। सिक्स्थ क्या था हमारा? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अब आपने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए, यानी अब आप क्या करोगे? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन,
ये 3 सर्टिफिकेट लाइन में याद रखेंगे। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लेना है हमें, फिर हमें क्या लेना है, एक्साइज क्लियरेंस का सर्टिफिकेट लेना है हमें, और उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो 7th 8th 9th पॉइंट डन। अब इसके बाद में आप क्या करोगे, रिजर्वेशन ऑफ द शिपिंग स्पेस, फिर आप क्या करोगे, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग, फिर आप क्या करोगे उसके बाद में, पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग के बाद में इंश्योरेंस ऑफ द गुड्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। फिर कस्टम क्लियरेंस, फिर ऑब्टेनिंग द मेड्स रिसिप्ट। ये कितने पॉइंट हो गए आपके, 14 पॉइंट्स हो गए। 15 पॉइंट क्या था आपका, पेमेंट ऑफ फ्रेट एंड इंश्योरेंस, 15 पॉइंट। 16 पॉइंट क्या है, प्रिपरेशन ऑफ द इनवॉइस, एंड 17 पॉइंट है आपका सिक्योरिंग द पेमेंट। अब देखो सिंपल से बात समझो आप, एक सिक्योरिंग द पेमेंट, मेरा काम क्या है, मैंने सब काम कर दिया, अब मुझे आपसे लेना है पेमेंट। ठीक है, तो आप जब भी गुड्स को क्लेम करने के लिए जाओगे ना पोर्ट पे, लेट्स से कि गुड्स आपके पास में पहुंच गए, ठीक है, तो आपको जब भी अपने गुड्स को क्लेम करना है ना, तो ऐसा नहीं कि जाके नाम बोल दिया कि हाँ आयुष भाई ने गुड्स भेजा था दे दो, ऐसा नहीं होता है। यू ऑल्सो हैव टू शो वेरियस डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भी दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए क्योंकि आपको गुड्स क्लेम करने हैं, तो ऐसे तो मैं आपको दे नहीं दूंगा डॉक्यूमेंट्स, सिंपल सा बात है। डॉक्यूमेंट्स के बदले में मैं आपको 2 चीज़ देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट एंड डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेबल, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पहला पॉइंट पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट। इस केस में क्या होता है, जैसे ही आप मुझे पेमेंट दोगे आपको अपने मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट साइट यानी कि पैसा दो डॉक्यूमेंट्स ले लो, सिंपल है, ये तो नॉर्मल हो गया। डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट एक्सेप्टेबल्स, यानी इस केस में क्या होगा, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाएगा, यानी एक प्रोमिसरी नोट बनाया जाएगा, जिसमें क्या लिखा होगा, लेट्स से कि आपका नाम है मिस्टर एबीसी, तो मिस्टर एबीसी प्रोमिसेस टू पे मिस्टर आयुष्मल अ सम ऑफ XYZ रुपीज आफ्टर 3 मंथ्स, या फिर 2 मंथ्स या 1 मंथ या 4 मंथ्स, कुछ भी हो सकता है। तो अपन दोनों क्या करेंगे, मिलके एक टाइम ड्यूरेशन डिसाइड करेंगे कि आप मुझे 2 या 3 महीने के अंदर पैसा दे दोगे, तो वो जो पर्टिकुलर बिल ऑफ एक्सचेंज होगा ना, वो आपको साइन करना है, और जैसे ही आप वो बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करोगे आपको मिल जाएगा आपके डॉक्यूमेंट्स, सिंपल। तो डॉक्यूमेंट्स आप सिर्फ 2 ही केस में क्लेम कर सकते हो, पहला पैसा दो डॉक्यूमेंट ले लो, नहीं तो बिल ऑफ एक्सचेंज दो और डॉक्यूमेंट्स ले लो। ये था हमारा एक्सपोर्ट प्रोसीजर, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।